म्यूजिक 2 मेरे बारे में थोड़ा सा। मैं यक का पुराना फाउंडर हूँ। मैंने अपने पूरे करियर में स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, चाहे वे छोटे हों या बड़े। मैं और मेरी टीम एक स्टार्टअप में यक का काम चलाते हैं, जो एक हायरिंग प्लेटफॉर्म है। नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है। अगर आप यक के बारे में नहीं जानते हैं तो हम थोड़ी देर में इस पर और बात करेंगे। हम स्टार्टअप्स को उनकी शुरुआत में मदद करते हैं। और बस कुछ कंपनीज के नाम बता रहा हूं जिन्होंने यह ड्रॉपबॉक्स के जरिए ये अष्टम है और बहुत हाई संस्थापकों में से एक है। शुरुआती दिनों में आप जानते हैं, आपके गराज के पैल जब ये थोड़ा आगे था, जहां 8 या 10 लोगों की एक टीम होती थी, जैसे एयरबीएनबी जब वे अपने अपार्टमेंट से काम कर रहे थे, और इंस्टाकार्ट तो हम स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं जब वे 2 से 3 लोग होते हैं, सिर्फ फाउंडर्स। और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम मदद करते हैं। हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो स्टार्टअप शुरू करने में सबसे मुश्किल चीज़ें हैं। वे हैं एक प्रोडक्ट बनाना और कुछ ऐसा बनाना जो लोग चाहते हैं, पैसे जुटाना और एक टीम हायर करना। इसलिए मैं इसे थोड़ा फ्रेम किया आपके इनपुट से थोड़ा सा, लेकिन ये भी कि काश मुझे अपने करियर के दौरान बहुत पहले पता होता। कॉलेज से निकलने के बाद भी आप जानते हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि स्टार्टअप्स के बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लेकिन इनमें से एक है। स्टार्टअप्स के बारे में असल में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बस किसी एक में काम करें। आप इसका अनुभव तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप सच में कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं ढूंढ लेते जो दिलचस्प हो। आप ऐसा स्टार्टअप ढूंढें जहां आप फाउंडर्स के साथ घुल मिल सकें और आप वहां काम करें। अगर आपके पास अलग अलग चीजें आजमाने के लिए कई साल हैं तो स्टार्टअप में जाकर काम करना बहुत कम रिस्क वाले स्टार्टअप्स के बारे में सीखने का एक तरीका है। अगर कोई है जो इसके लिए अकी या ब्यूअर पोस्टर चाइल्ड बनना चाहेगा तो वो मैं हूं। मैं एक शुरुआती इंजीनियर था। सेल्सफोर्स मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और मुझे 7 लोगों की टीम में शामिल होने का मौका मिला। आप जानते हैं, फाउंडर्स के साथ काम करना, मार्क बेनियोफ के साथ काम करना और यहां पाकर हैरिस नाम के इस आदमी के साथ काम करना। सेल्सफोर्स के को-फाउंडर्स में से एक, उन्होंने मुझे फुल स्टैक इंजीनियरिंग और चलाने के बारे में बहुत कुछ सिखाया। टीम्स के बारे में, लोगों को मैनेज करना, और मुझे सच में किसी ऐसे इंसान के साथ काम करने का मौका मिला जो बहुत बहुत अनुभवी है। इसलिए मुझे बहुत टेक्निकल होना पड़ा और ऐप्स को ऊपर से नीचे तक बनाना पड़ा, और ये कुछ ऐसा है जो आपको एक स्टार्टअप में करने को मिलता है। वहां से मैं जरा नाम की एक कंपनी में इंजीनियर बन गया और 1 साल के अंदर मैंने इंजीनियरिंग टीम को चलाया। और आप जानते हैं कि स्टार्टअप में काम करने के बारे में हम एक बात कहते हैं कि हम कभी कभी मीटिंग शुरू करते हैं और आपको उससे ज़्यादा जिम्मेदारी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं, और इसलिए इस मामले में मुझे एक इंजीनियरिंग टीम चलाने का मौका मिला। चाइना में टीम में मुझे लेडन जिन नाम के एक सज्जन को मैनेज करने का मौका मिला जो सबसे टैलेंटेड लोगों में से एक थे। इंजीनियर्स जिनसे मैं कभी मिला था, और कभी कभी मुझे लगता था कि आप मेरे बॉस हाई बनते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि हम ये साथ में कर रहे हैं। और मुझे कुछ मायनों में लगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूं, लेकिन आप जानते हैं कि इस अनुभव से मैं बहुत आगे बढ़ा, और स्टार्टअप में काम करने से अक्सर आपको सही मिलता है। ये लिफ्ट में इंजीनियरिंग हेड और अस महिला एमी फेल के साथ मेरी एक तस्वीर है, जो एक समय लिफ्ट में एक अद्भुत सीएसओ थी, और इसलिए मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। 2 लोगों ने एक कंपनी को पब्लिक करने में मदद की, और आखिरी बात यह है कि मैंने यक में अपना स्टार्टअप शुरू किया। ये मैं हूं और मेरे को-फाउंडर कैंडल। यक ऑफिस में जब हम अपना काम करते थे तो उन्हें 125 के या कुछ ऐसा हाई मिलता था, और अब यक को शुरू करने के लिए $500,000 मिल रहे हैं। $500,000। आपके पास एक बढ़िया आइडिया है और आप उसके बारे में सच में पैशनेट हैं, ठीक है, तो बहुत से लोग नहीं जानते कि स्टार्टअप्स फ्रैग से कैसे अलग हैं, या स्टार्टअप और चैनल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं का अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें। एक फैम कंपनी में कई बार आपके पास स्पेशलिस्ट होते हैं, और ये डिजाइन के हिसाब से होता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी में सच में 5-8 लाख लोग हैं तो आपको बड़ी पिक्चर नहीं मिलती। आपको ये देखने को नहीं मिलता कि बिजनेस कैसा चल रहा है। आपको 360 डिग्री समझ नहीं आता कि क्या क्या हो रहा है। स्टार्टअप्स में वे आम लोगों को हायर करते हैं जो कई तरह के काम करने को तैयार रहते हैं। एक बात जो मैंने देखी है,
इसका मतलब यह है कि एक स्टार्टअप के तौर पर मुकाबला करने के लिए वे अक्सर एक बहुत खास नीचे में शुरू करते हैं, और इसलिए हमारे पास मोशन डिटेक्शन, मोशन इमेज क्रिएशन अपी या अपी स्टार्टअप है जिन्हें ऐसे स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है जो डीप मशीन लर्निंग वगैरह में लोगों से मिलते हों। और जब हम जनरलिस्ट कहते हैं तो इसका मतलब है कि क्या आप ये भी डाल सकते हैं एक साथ एक वेबसाइट, क्योंकि हमें आपकी एक लैंडिंग पेज की जरूरत हो सकती है ताकि लोग साइन अप कर सकें। भुगतान करने वाली कंपनीज के पास बहुत सारे ग्राहक हैं, अरबों ग्राहक हैं, उच्च प्रभाव है, लेकिन वह उच्च प्रभाव संभावित रूप से एक जैसा है। अन अरबों कस्टमर्स पर छोटा असर। स्टार्टअप्स कहाँ हैं? आपके पास कम कंपनीज हैं, लेकिन आप कौन कस्टमर्स को जान पाते हैं और आपका बहुत गहरा असर होता है। ठीक है, ये शुरू होता है, आप कस्टमर्स से बात करते हैं, आप समझते हैं कि वे क्या चाहते हैं और जो वे चाहते हैं यूज बनाते हैं। चीजें निश्चित रूप से कम विजिबिलिटी वाली होती हैं, फाइल लेने में देरी होती है, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या चार्ट होता है, पॉलिटिक्स को मनाना पड़ता है। मैंने इसे ट्विटर पर देखा और मैंने इसे लिफ्ट पर भी देखा, और ये कोई बुरी बात नहीं है, बस यही तो करना होता है। इतने बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन चलाना, लेकिन स्टार्टअप्स के मुकाबले ज़्यादा विजिबिलिटी, टेस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आप जो क्रिएशन बनाते हैं यूज अगले हाई दिन देख पाते हैं क्योंकि आप यूज शिप कर सकते हैं। मेंटरशिप एक तरह से टॉस अप है। मुझे लगता है कि मेंटरशिप कोई बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी का काम नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ काम करेंगे। इसलिए ये आप पर है कि आप जानें कि आप किसके साथ काम करेंगे और कुछ हद तक लोगों का इंटरव्यू लें। अपने मैनेजर का इंटरव्यू लें ताकि पता चले कि मैं कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम करूंगा। आपको किन चीज़ों पर काम करना दिलचस्प लगता है? आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? मेरी गर्मियन की इंटर्नशिप के आखिर तक या आपके साथ 2 साल काम करके क्या मैं सीख पाऊंगा? बैंक में रिस्क कम होता है। आप जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, खासकर इस इकोनॉमी में जिसमें कहा गया है कि इनमें से कुछ लोगों की छाननी हो रही है और इसे ट्रैक करना मुश्किल है। और यहाँ स्टार्टअप साइट्स कम से मीडियम रिस्क वाली हैं। लोग कहते हैं कि स्टार्टअप्स हाई रिस्क वाले होते हैं, और मैं कहूँगा कि अगर आप एक फाउंडर हैं तो हाँ, ये हाई रिस्क वाला है। क्या आप सही वाला चुन सकते हैं, कम रिस्क वाला? अगर आप कोई ऐसा मीडियम चुनते हैं जो बाद में स्टेज पर आए और बढ़ रहा हो, तो हम इनमें से कुछ शेयर करेंगे जो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। और एक और बात ध्यान में रखें, क्योंकि ये सिर्फ आप नहीं हैं, फैन कंपनीज, आप जानते हैं कि आपका परिवार बहुत बहुत खुश होगा, और ये स्टार्टअप्स हैं, आपका परिवार शायद तब तक इतना खुश ना हो जब तक ये आगे ना बढ़े। ये तय करना मुश्किल है और फिर वे बहुत खुश होंगे। तो आप स्टार्टअप कैसे चुनते हैं? लेकिन एक चीज ये है कि अपने लिए सही स्टेज स्टार्टअप ढूंढने की कोशिश करें। सभी स्टार्टअप एक जैसे नहीं होते। उन्हें क्या मिलता है? एक हाई कैटेगरी में लोग सोचते हैं कि सिलिकॉन वैली में आपने जो स्टार्टअप देखा वही स्टार्टअप है, और मुझे लगता है कि हम यहाँ अजमित को थोड़ा दूर करने और आपको ऐसा स्टार्टअप ढूंढने में मदद करने के लिए हैं जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। हम इन 4 कैटेगरी में स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। एक है सीड स्टेज स्टार्टअप, और ये वह है जो सबसे ज्यादा है। टीवी शो सिलिकॉन वैली के करीब ये प्री प्रोडक्ट है। हो सकता है कि उनके पास प्री रेवेन्यू वाले कस्टमर ना हों। आप जानते हैं कि हमारे स्टार्टअप एक $5 मिलियन जुटाते हैं, इसलिए अगर आप किसी स्टार्टअप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपकी सैलरी दे सकते हैं। बस एक हाई चुनौती है, जैसा कि आप जानते हैं, 5 लोगों का 2 लोगों का स्टार्टअप आपके लिए सही रहेगा, शायद नहीं भी। मुझे लगता है कि क्रूज में कायल था, वह ट्विच में काम करता था, और मुझे लगता है कि वह कॉलेज से निकला हाई था और वह पहले शुरुआती कर्मचारियों में से एक था। यूस लगा कि ये एक अच्छा फिट है, लेकिन हर कोई इन शुरुआती कंपनीज के लिए सही नहीं है। साथ हाई शुरुआती कंपनीज ऐसे इंजीनियर्स की तलाश में हैं जो हर काम में माहिर हों, और कभी कभी ऑप्स भी। इसलिए अगर आप ढूंढ रहे हैं ऑप्स रोल या कुछ ऐसा जो ऑपरेशनल जैसा हो, सोचिए शुरुआती दिनों में इंस्टाकार्ट को इसकी जरूरत थी। लोग डोरडैश के आसपास भाग रहे हैं, उन्हें डिलीवरी करने वाले लोगों की जरूरत है, रेस्टोरेंट से बात करने वाले लोगों की जरूरत है। ठीक है, ये आपके द्वारा उनके लिए किए जा सकने वाले काम को बेचने की बात है, लेकिन जैसे वे ऐसे अवसर हैं जहां ऑपरेशंस की तरह से फिट होते हैं। आप जानते हैं कि आपकी बिक्री कम है, आपके पास कम प्रोडक्ट रोल है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम संस्थापकों को इसे स्वयं करने के लिए कहते हैं। गंभीर दिन जहां ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा, ये वह जगह है जहां उन्होंने शायद 5 से $20 मिलियन जुटाए हैं। हम कुछ ऐसे देख सकते हैं जो इन दिनों 30 या 40 की तरह हैं,
आप जानते हैं कि कंपनीज थोड़ी बड़ी हैं, कुछ काम करने का संकेत है और ये एक संकेत की तरह है जिसे प्रोडक्ट मार्केट फिट कहा जाता है, जैसे कि क्या प्रोडक्ट में वास्तव में है कस्टमर्स और क्या इतनी डिमांड है कि आप इसे बाहर लाने की कोशिश करने के बजाय लोगों पर दबाव डालें। आपके प्रोडक्ट लोगों को बेच रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट एंटिटी असल में आपको अपने साथ खींच रही है, आपको मिल रहा है इनबाउंड कॉल्स और पूछते हैं कि क्या मैं आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, आप जानते हैं कि मैं इसके लिए पेमेंट कहां करूं। और फिर हमारे पास डू और कैटेगरी है जिनमें से ग्रोथ और स्केल है। ग्रोथ निश्चित रूप से वह जगह है जहां ये प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठता है। टू ये ऐसा है कि हम उन सभी कस्टमर्स को कैसे पाएंगे जिन्हें हम जानते हैं कि वे हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद ये 50 से 500 लोग हैं और यहीं पर वे कई तरह के रोल्स के लिए हायरिंग कर रहे हैं। ऑप्स, कस्टमर सपोर्ट, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन और स्केल मार्केट एक्सपेंशन है। हम आमतौर पर ऐसा सोचते हैं कि जा रहे हैं इंटरनेशनल या पार्टनरशिप का इस्तेमाल करके नए कस्टमर पाने के नए तरीक ढूंढना। 500 लोग, आपको लगभग $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है और वे हर चीज के लिए हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो आपको अपनी नौकरी या इंटर्नशिप में किस पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैं कहता हूं वह है बिजनेस को समझना और अपने इम्पैक्ट को मापना। बहुत से लोग अंदर जाते हैं और बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते, आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहते और ये एक चुका हुआ मौका है, खासकर अगर आप किसी स्टार्टअप में हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वे आपको काम करने के लिए कुछ मीडिया देते हैं तो आप यूज मापना चाहेंगे ताकि आप यूज अपनी अगली नौकरी के लिए अपने रिज्यूम में डाल सकें जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप ये क्यों नहीं जानना चाहेंगे कि आप वास्तव में एक सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। इसलिए रोल बाय रोल अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आप जानते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप सेल्स या ग्रोथ के लिए एक पाइपलाइन बनानी चाहिए ताकि आप जितना ज्यादा कर सकें। अन कंपनीज की संख्या को मापें जिनसे आप संपर्क करते हैं, जो असल में जुड़ती हैं और जो सेल्स फनल में जाती हैं, या अगर आप बाहर जाकर डोडैश के लिए ड्राइवर एक्विजिशन कर रहे हैं या लिफ्ट, आप जितने लोगों से बात करते हैं, जितने फ्लायर्स आप बांटते हैं, उतने लोग असल यूजर बनते हैं और जितने लोग असल में एक्टिवेट होते हैं और मार्केटिंग चलाते हैं वह पॉप अप फनल के बारे में है और आपको यही मापना चाहिए। कृपया इसे सोशल और इंस्टाग्राम और इसके बारे में ना बनाएं। पोस्ट की संख्या, लाइक की संख्या, जब तक कि ये इस तरह से कन्वर्ट ना हो कि आप सही सेल्स माप सकें, लगभग है। रेवेन्यू, आप कंपनी के लिए सेल्स पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को खरीदने और पेमेंट करने के लिए राजी कर सकते हैं तो सेल्स वही है। यहीं पर आपका सेल्स का रोल प्रोडक्ट्स को चमकाने वाला है और मैं इस पॉइंट पर देर नहीं करने वाला हूं। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट रोल होते हैं, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं जो प्रोडक्ट वाले करते हैं, लेकिन आखिर में अगर आप एक मिनी सीईओ होते तो आपको बिजनेस की ग्रोथ की परवाह होती। शायद ये उन लोगों की संख्या का कन्वर्शन फनल है जो ड्राइवर बन जाते हैं और आपको पैसे कमाने में मदद करते हैं। शायद ये रिटेंशन है क्योंकि वे प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं और आप एक एड्स कंपनी हैं, तो इसका मतलब है कि आईबॉल्स बराबर एड रेवेन्यू, या शायद ये सचमुच सिर्फ रेवेन्यू के बारे में है और इसलिए प्रोडक्ट थोड़ा सबसे अलग है क्योंकि ये असल में बिजनेस को समझन और ये पक्का करने से जुदा है कि आप बिजनेस इंजीनियरिंग को माप रहे हैं और सुधार रहे हैं। ये इम्पैक्ट के बारे में है और ये एक मुश्किल सवाल है क्योंकि मुझे लगता है कि इंजीनियर ही ऐसे लोग हैं जो किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, उनके पास असर और फिर भी प्रमोशन मिलता है क्योंकि उन्होंने वही किया जो प्रोडक्ट मैनेजर ने कहा था। भले हाई प्रोडक्ट मैनेजर गलत हो, ये सन में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। ये कहने के बाद भी आप बिजनेस पर जो असर डाल रहे हैं, उस पर ध्यान देना, असरदार तरीके से सिस्टम को ज्यादा कुशल बनाना, ज्यादा टिकट प्रोसेस करना, जो भी हो, इससे आपको फायदा होगा क्योंकि टैब आप कह सकते हैं कि आपका असर साफ दिखा रहा है। प्रोडक्ट के लिए आप ये समझते हैं और स्टार्टअप्स को इस तरह की चीजें पसंद होती हैं। स्टार्टअप्स को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो प्रोडक्ट को समझ सकें, बिजनेस को समझ सकें, कस्टमर्स से बात कर सकें क्योंकि इससे चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं, बजाय इसके कि आपको एक पीआरडी बनाना है और फिर हम इन चीज़ों को बनाने के लिए अगले 9 महीनों में इसे बांट लेंगे और अगर हम गलत हैं, ये मेरी गलती नहीं है, ये वहाँ नहीं है। अगर आप ऐसे काम करना चाहते हैं और आप बड़ी कंपनीज में ऐसे ही काम करने के आदी हैं तो निश्चित रूप से
अगर आप सपोर्ट में काम कर रहे हैं तो स्टार्टअप में काम ना करें, और कुछ लोगों को ये पसंद है कि ये एक बढ़िया पहली नौकरी है। आप सपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं और फिर मैं एक बड़ी लेट स्टेज कंपनी में सारा सपोर्ट चला रहा हूँ। एनपीएस जो कि नेट प्रमोटर स्कोर है, आपके कितने कस्टमर असल में आपकी पेशकश को पसंद करते हैं, कितने 24 घंटे में रिस्पॉन्स या परसेंट रिस्पॉन्स। आप प्रोसेस या सिस्टम में सुधार कैसे कर सकते हैं ताकि आप असल में उसी साइज की टीम के साथ ज़्यादा रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकें या आप उन्हें तेजी से प्रोसेस कर सकें। एमपीएस या रिटेंशन को बेहतर बनाता है। आप जानते हैं कि शायद की सपोर्ट और असल में कस्टमर चर्न को कम करने के बीच कोई कनेक्शन है। फ्लैट यक के साथ अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इस जमीन ये 3 बेसिक स्टार्टअप प्रिंसिपल हैं। कुछ ऐसा बनाएं जो लोग चाहें, है ना? ये साफ लगता है, लेकिन जब आप स्टार्टअप पर काम करना शुरू करें, ये साइड पाथ या साइड क्वेस्ट को फॉलो करने के लिए लुभावना है। जैसे कि या शायद अगर हम इस छोटी सी चीज को खींचते हैं तो हम इन सभी अन्य यूजर्स को अनलॉक कर देंगे, लेकिन फिर आप अपना फोकस खो देते हैं। कुछ ऐसा बनाना जो लोग चाहते हैं और आप 3-6 महीने बाद खुद को पाते हैं कि आपको याद भी नहीं है कि आपने शुरू में क्या शुरू किया था। नंबर 2, अपने यूजर्स से बात करें। अगर आप लकी हैं कि आपके पास यूजर्स हैं, यूजर्स होने से पहले उनसे बात करें। समझे कि ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पेन पॉइंट को समझे कि वे कैसा महसूस करते हैं। उनके साथ रेगुलर बात करें ताकि आपको पता चल सके कि आप उनकी चाहत के और करीब पहुंच रहे हैं या नहीं। और उनसे बात करना कभी बैंड ना करें। और आखिरी बात यह है कि ऐसी चीजें करें जो ठीक से स्केल ना हों। यूजर्स से बात करने से स्केल नहीं होता, यहाँ सभी स्टूडेंट्स को ईमेल भेजने से स्केल नहीं होता, लेकिन मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और ये कैसे मदद कर सकता है, और आपके लिए उपयोगी स्लाइड्स और टॉकिंग पॉइंट्स को क्रैक कर सकूं। हम एक केस स्टडी एयरबीएनबी लेंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये स्लाइड्स या ऐसी कोई चीज पहले देखी है या नहीं। इस समय हर कोई जानता है कि क्या एयरबीएनबी है, लेकिन ये उनकी पहली वेबसाइट थी। ये बहुत हाई खास थी। ये असल में एक एयरबेड और शायद ब्रेकफास्ट शेयर करने के लिए एक वेबसाइट थी जो अक्टूबर 2007 में सैन फ्रांसिस्को में एक डिजाइन कॉन्फ्रेंस के लिए थी। फ्रांसिस्को, ये वेबसाइट है। ये असल ऐप से ज्यादा एक मार्केटिंग वेबसाइट जैसी दिखती है। V2 असल में बस एक ऐसी जगह थी जहां लोग लगभग गूगल स्प्रेडशीट पर पोस्ट कर सकते थे, और ये वही है जो ये है। ऐसा लग रहा था कि आप जानते हैं कि ये वास्तव में सुबह जल्दी बिस्तर और नाश्ते का अनुभव है। और आप जानते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, आपके पास पूरा प्रोडक्ट होना चाहिए। आपको बस ये साबित करने के लिए मेहनत और हिम्मत चाहिए कि ये सच में हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? यह कि एक स्टार्टअप में क्या देखते हैं, और मैं कुछ बातें शेयर करूंगा उम्र और एक आसान तरीके से। लेकिन नंबर 1 है डोमेन एक्सपीरियंस और किसी इंडस्ट्री के लिए पैशन। अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको 10 साल तक ड्यूक करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको लगभग 5 साल तक एक हाई टीम या एक हाई फाउंडर्स के साथ काम करने के लिए तैयार रहना होगा। 10 साल तक, और इसलिए इंडस्ट्री के लिए वह पैशन होना, अपने दोस्तों के साथ काम करने का पैशन, और खासकर डोमेन एक्सपीरियंस, क्योंकि शायद इससे आपको फायदा मिलता है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत मददगार होती हैं, और जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप अनमेन एक्सपर्ट होते हैं, नहीं तो आप अन लोगों के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं जिनके पास शायद पहले से हाई ये एक्सपीरियंस होता है। चलिए देखते हैं। टीम के टेक्निकल मेंबर्स को भी पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ एक सवालिया निशान है क्योंकि पहले ये सच में बहुत मददगार हुआ करता था। चालू होना, जहां ये सब टेक्निकल टीम है, इसका एक कारण ये है कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप ज्यादा समय तक जी सकते हैं। अगर हर कोई टेक्निकल है तो आप कम पैसा खर्च कर रहे हैं, खासकर अगर आपको पाइवट करना है और फिर से शुरू करना है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो फाउंडर हैं और उनके सेल्स एक्सपर्ट हैं, और वे सेल्स प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और उन्होंने पहले हाई सालाना रिकरिंग रेवेन्यू में $10 मिलियन कमा लिए हैं, और फिर एक इंजीनियरिंग हायर कर रहे हैं। एक बार टीम ने $20 मिलियन जुटा लिए तो ये बहुत आसान हो गया। इसलिए अब हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो गैर टेक्निकल हैं, और अगर आप टेक्निकल नहीं हैं और एक फाउंडर ढूंढ रहे हैं तो आपको स्टार्टअप स्कूल देखना चाहिए जो यह चलाता है। और हमारे पास को फाउंडर मैचिंग नाम का एक प्रोग्राम है जो आपको एक टेक्निकल फाउंडर ढूंढने में मदद कर सकता है। क्या आपको प्रोटोटाइप चाहिए? पता चला है कि आपको प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है,
लेकिन सवाल यह है कि अगर आप आइडिया को लेकर पैशनेट हैं और आप टेक्निकल हैं, तो आपने इसे आजमाने के लिए प्रोटोटाइप क्यों नहीं बनाया? मैं कस्टमर्स के पास जाकर फीडबैक लेने जा रहा हूं। मैं एक और चीज खेलूंगा जो यक नहीं है। अगले बिलियन डॉलर बिजनेस की तलाश में हम ऐसे मजबूत फाउंडर्स की तलाश में हैं जो चीजें बना सकें, जो कस्टमर्स से बात कर सकें, जो तेजी से दोहरा सकें और आखिरकार $1 बिलियन बिजनेस बना सकें। है ना? और ये अजीब लगता है, लेकिन ये एक ऐसी टीम है जिसने ये किया। ये एक ऐसी टीम है जिसे स्टंट कहते हैं और उनका पहला प्रोडक्ट असल में यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को टारगेट करके बनाया गया था और उन्हें पता चला कि प्रोफेसर्स को ये पसंद नहीं आया। प्रोफेसर्स ने कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि स्टूडेंट्स फेसबुक देख रहे थे या। मेरी बात पर ध्यान देते हुए टीम यक वापस गई। इन 4 लोगों ने कहा कि हमने सीखा कि हमें ये समझने के लिए बहुत सारे एनालिटिक्स और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन बनाने की ज़रूरत है कि हमारा प्रोडक्ट काम का है या नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि आप इसे एक प्रोडक्ट के तौर पर क्यों नहीं बनाते और शिप करते। उन्होंने हैकर पर लॉन्च किया। खबर यह है कि गिटहब रेपो में इतने सारे पुल रिक्वेस्ट आए कि वे वाइस्ट पर वापस आ गए। यक का सारा काम खत्म हो गया। इसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक असली बिजनेस बनाना शुरू किया और कुछ साल पहले उन्होंने इसे $6 बिलियन में बेच दिया। ट्विलियो, ये वो चीजें हैं जो हम यक फाउंडर्स में ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी यकी चीजें, बहुत सारी चीजें, पक्का इरादा, यूजर्स से बात करना, जल्दी सीखना और ज़रूरत के हिसाब से दौड़ाने को तैयार रहना। आप स्टार्टअप्स के बारे में और कैसे सीखते हैं, ये पहले भी बताया गया है, लेकिन वे स्टार्टअप स्कूल हैं। स्टार्टअप स्कूल लगभग एक PWVC जैसा होता है। आप स्टार्टअप स्कूल जाते हैं और आप अपना आइडिया लेकर यूज प्रोग्राम में चला सकते हैं। आपके मैट्रिक्स, आपके एनालिटिक्स के मामले में आपको जवाबदेह बनाए रखने में मदद करने के लिए सॉफ्टवेयर है। प्रोडक्ट यूजर्स को ज़्यादा यूजर्स मिलने के बारे में सोचने में आपकी मदद करने के लिए लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह के लेक्चर हैं। चाहे आप किसी चीज़ पर हों या नहीं, या आपको फिर से शुरू करना चाहिए या नहीं। और ऐप स्टार्टअप स्कूल में ऐसे टूल्स भी हैं जो आपको कोफाउंडर ढूंढने में मदद करते हैं। अगर आप स्टार्टअप्स के बारे में और जानना चाहते हैं लेकिन शायद आपके पास कोई आइडिया नहीं है या आप कॉस्ट पर हैं, तो स्टार्टअप स्कूल और वहाँ का सारा कंटेंट ज़रूर देखें और फिर स्टार्टअप में काम है। ठीक है, हमने स्टार्टअप में काम करने के बारे में बात की थी। स्टार्टअप्स के बारे में और जानें। यक एक जॉब प्लेटफॉर्म चलाता है। मुझे लगता है कि इसमें 800 से ज़्यादा कंपनीज हैं, 6000 नौकरियां हैं और आप जानते हैं कि स्टार्टअप में काम करने से आपको एक दिन अपना स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिल सकती है, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है। क्या किसी को पता है? बस चैट में इनमें से कोई भी व्यक्ति, चाहे जो भी हो, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग है। कॉइनबेस के फाउंडर, वह पहले एयरबीएनबी में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम करते थे, असल में एक इंजीनियर के तौर पर। काइल वोट ट्विच के शुरुआती एम्प्लॉय थी और उन्होंने क्रूज शुरू किया। लोगन हेड जो स्टोर और फाउंडर हैं का जो ऐप 2 साल में $3 बिलियन की कंपनी बन गई है, पहले यक में काम करता था। कंपनी का नाम गोट है। क्या ये म्यूटनी है? लेकिन वह पहले ग्रोक्ती में ग्रोथ कर रही थी। और राजू जो है जिप के फाउंडर, एयरबीएनबी में प्रोडक्ट मैनेजर। आखिर में मैंने कहा कि मैं इस पर वापस जाऊंगा कि यक मदद के लिए क्या करता है और एक स्टार्टअप के फाउंडर के तौर पर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट बनाने में मदद की ज़रूरत होगी। इसका एक हिस्सा है पर्सनलाइज्ड सलाह जिसमें 1-on-1 बातचीत हो। ऑफिस के घंटे ऐसे फाउंडर्स, पूर्व फाउंडर्स और वाईटी पार्टनर्स से जिन्होंने पहले ऐसा किया है और जिनसे बात की है। हजारों कंपनीज हैं और हमारे पास बहुत अच्छा पैटर्न मैपिंग है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। हमारे पास 20 साल की यक नॉलेज के साथ एक सीक्रेट स्टार्टअप हैंडबुक है। मजाक नहीं, ये बेहतर होता जा रहा है। ये उससे भी बहुत बेहतर है जो मैंने 8 साल पहले देखा था। 8000 का एक यक नेटवर्क है। फिटकरी उम्र एक सीक्रेट बुक बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एक तरह का सीक्रेट जहां ये एक जैसा है। सोशल नेटवर्क, ये एक फंडरेजिंग टूल है। पूरा बैच हमारे सॉफ्टवेयर पर चलता है। आप जानते हैं कि स्टार्टअप्स को हार्ड किया जाता है, इसलिए यह किस तरह की चीजें देता है जिससे स्टार्टअप्स को फायदा होता है। Amazon, गूगल, दूसरी यक कंपनी से $5 लाख के डिस्काउंट और ऑफर मिलते हैं ताकि आपका स्टार्टअप शुरू हो सके। और फिर यक सिर्फ 3 महीने का नहीं है। जैसे अलमनाई इवेंट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं। हमने असल में यक के सभी अलमनाई के लिए एक अलमनाई इवेंट किया था। सैन फ्रांसिस्को में स्पार्क सोशल किराए पर लिया। ये बहुत बढ़िया समय था। आप देखेंगे कि बहुत से लोगों ने इसके बारे में ट्वीट किया और फिर हमारे पास बाद के स्टेज के प्रोग्राम भी हैं।
अगर आप लकी हैं या आप इतने स्किल्ड हैं कि एक स्टार्टअप बना सकें जो सीरीज या ग्रोथ से गुजरे, तो हमारे पास ऐसे प्रोग्राम हैं जहां हम फाउंडर्स को रीबैच करते हैं। इसे एक छोटे यक जैसा महसूस कराएंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जो लगभग $500 बिलियन की कंपनीज के सीईओ हैं। हम आपको ऐसे जुटाने में मदद करते हैं, इसलिए हम तुरंत 500,000 ऑफर करते हैं जैसे हम पहले करते थे। 125 करें, लेकिन ऐप $5 लाख। ये किसी दूसरी कंपनी में काम करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और कुछ लोग कहते हैं कि इससे सच में बहुत मदद मिलेगी। हमारी ज़्यादातर कंपनीज इस इकोनॉमी में भी 2 से 4 मिलियन से ज़्यादा जुटा लेती हैं। और फिर हमारे पास बाद में कंपनीज को सिखाने के लिए $100,000 मिलियन के चेक लिखने की काबिलियत होती है। डेमो डेज जहां हम हजारों इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए आपके दरवाज तक लाते हैं। हम आपको पिच प्रैक्टिस देते हैं, हम आपको सलाह देते हैं कि आप क्या करें। परिचय और फिर हमारे पास एक है आपके फंड जुटाने में मदद के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर नेटवर्क है। हम ये दूसरी चीज भी करते हैं कि जब आपके बैच के दूसरे फाउंडर्स अपनी फंडरेजिंग पूरी कर लेते हैं, तो हम अन फाउंडर्स से दूसरी या कंपनी से इंट्रोडक्शन लेने के लिए कहते हैं। और ये सच में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए यक में नेटवर्क का असर असली है। और आखिर में हम आपकी टीम बनाने में मदद करते हैं। हम टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग देते हैं, हमारे हायरिंग कॉन्फ्रेंस होते हैं, हम हैकर न्यूज़ चलाते हैं, इसलिए हम आपकी मदद करते हैं। हैकर न्यूज़ लॉन्च और /जॉब्स तक पहुंच के मामले में हैकर न्यूज़ आपको सिर्फ वही हायर करने में मदद करता है जो मैं देखता हूं। कंपनीज ऐसा कर सकती हैं। हम एक स्टार्टअप में काम चलाते हैं, हम ये इवेंट्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, टेक टॉक्स चलाते हैं। एक्सपोज और ये वो चीजें हैं जो सबसे मुश्किल हैं स्टार्टअप शुरू करने के बारे में। 3 सबसे मुश्किल चीजें: प्रोडक्ट बनाना, पैसे जुटाना और टीम हायर करना। और यक हर तरह से मदद करता है, इसलिए अगर इससे भी आप यक में अप्लाई करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तो जान लें कि इस स्लाइड में वे चीजें हैं जो आपको करनी होंगी एक फाउंडर के तौर पर अपनी यात्रा पर। और आप जानते हैं कि यक के पास निश्चित रूप से आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर आप मुझे फिर से मैसेज भेजना चाहते हैं, तो ये मेरा ईमेल है। आप जो भी ढूंढ रहे हैं उसमें मदद करने में मुझे खुशी होगी। म्यूजिक।